8 जून को प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ग्रहण कर सकते हैं। शाम को यह शपथ ग्रहण समारोह होगा। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। तो एनडीए को बहुमत हासिल हो गया है। ऐसे में औपचारिक तौर पर अब सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है एनडीए। सहयोगी दल का साथ उन्हें मिला हुआ है और नीतीश कुमार जो अहम सहयोगी दल है एनडीए के, वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। आज शाम बैठक होने वाली है सहयोगी दलों के साथ, जिसमें टीडी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू भी शिरकत करेंगे। जेडीयू के प्रमुख नीतीश कुमार भी इस बैठक में शामिल होंगे। तमाम अन्य छोटे दल भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो 8 जून को ये शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, ऐसी खबरें आ रही हैं। यानी कि अब से 2 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार बतौर प्रधानमंत्री शपथ लेंगे। कल शाम को ही आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना था। उन्होंने सभी सहयोगी दलों के साथ साथ जनता का आभार व्यक्त किया और ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। 8 जून को अब खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे। हालांकि सहयोगी दलों में किस तरीके से अब मंत्री पद को लेकर बातचीत की जाएगी, ये देखना भी बेहद दिलचस्प और अहम होगा। माना यह जा रहा है कि टीडीपी स्पीकर पद की मांग कर सकती है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, जिस तरह की खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक आज शाम को जो बैठक बुलाई गई है उसमें टीडीपी की जो बार्गेन है उसको लेकर चर्चा होगी, या फिर ये एक औपचारिकता है जो शपथ ग्रहण के पहले होती है और इसके अलावा इसके इतर एक और मीटिंग होगी जिसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू शिरकत करेंगे और कितने मंत्री पद या फिर स्पीकर पद किसे दिया जाएगा, इन सबको लेकर अलग से चर्चा की जाएगी। देखिए, मुझे लगता है इस एनडीए की बैठक में तो इस बात को लेकर चर्चा नहीं होगी कि कौन सा मंत्री पद किसको दिया जाएगा, कितने मंत्री पद दिए जाएंगे नेहा, लेकिन इतनी चर्चा जरूर होगी कि सरकार अच्छे से चले, उसके लिए क्या रणनीति रहे, ये सारी चीजें होंगी। समर्थन पत्र जो है एनडीए के सभी घटक दल देंगे और उसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है राष्ट्रपति से मिलकर अपनी सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश करेंगे। जो सूत्रों के हवाले से खबर भी आ रही है, 8 जून की शाम को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो तीसरी बार शपथ लेंगे प्रधानमंत्री के तौर पर और उनके साथ उनका नया कैबिनेट का जो मंत्रिमंडल है वो भी शपथ लेगा। तो ये माना जा रहा है कि 8 तारीख को जब शपथ ग्रहण हो जाएगा उससे पहले ये चर्चा जरूर होगी कि किस दल को कितने मंत्री के पद जो है कैबिनेट में दिए जाएं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ये जरूर चाहते हैं, जिस तरीके की खबरें टीडीपी के सोर्सेज से आ रही हैं कि वो चाहते हैं कि स्पीकर का पद उन्हें दिया जाए, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में उनको जब शामिल हुए थे तो लोकसभा स्पीकर का पद दिया गया था। तब जीएम बालयोगी जो हैं वो स्पीकर बने थे, उसके साथ साथ 3 मंत्री पद जो है उनके पास थे। तो चंद्रबाबू नायडू ये जरूर चाहेंगे कि इस बार उनको उसी जो अनुपात में जो है वो मंत्री पद दिया जाए। दूसरी तरफ नीतीश भी चाहते हैं कि उनको भी जो है इस बार मंत्री पद में उनकी संख्या जो है ज्यादा होनी चाहिए। 2019 में उनको मंत्री पद नहीं मिल पाया था, उन्हीं की पार्टी के कुछ कारणों की वजह से 2021 में उनकी पार्टी से एक मंत्री बने थे आरसीपी सिंह और उसके लेकर पार्टी में बाद में विवाद भी हुआ। अब नीतीश जरूर चाहेंगे कि जब बीजेपी के पास जो है पूर्ण बहुमत नहीं है तो ऐसे में नीतीश बार्गेन करना चाहेंगे और वो चाहेंगे कि उनके पार्टी की तरफ से जो है वो मंत्री पद की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। जो जेडीयू के सूत्रों से खबर आ रही है वो 3 कैबिनेट बर्थ चाहते हैं। अगर बात बनती है तो 2 कैबिनेट और 1 एमओएस पे बात बन सकती है। जेडीयू अपनी तरफ से जो है वो मांग रखने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये बैठक
बहुत इंपॉर्टेंट है आज एनडीए के, जिसमें समर्थन पत्र भी दिया जाएगा और उसके बाद ये चर्चा होगी कि किस दल को कितने जो है मंत्री पद दिए जाए। ठीक है, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लगातार तीसरी बार बनने जा रही है एनडीए की सरकार को लेकर अब मंथन है। आज शाम फिर एनडीए के सहयोगी दलों के साथ दिल्ली में बैठक हो रही है, जिसके बारे में हिमांशु जानकारी दे रहे थे। उससे पहले सहयोगी दलों की ओर से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अलग अलग दल मंत्री पद की मांग को लेकर विचार कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक टीडीपी लोकसभा स्पीकर के अलावा 3 कैबिनेट पद, 2 राज्य मंत्री पद की मांग कर सकती है। जेडीयू भी 3 मंत्री पद की मांग कर सकती है और सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान भी 1 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री का पद चाहते हैं। जीतन राम मांझी भी मोदी कैबिनेट में मंत्री बनना चाहते हैं। उधर एकनाथ शिंदे की पार्टी 1 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री पद चाहती है। हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, सबको सेटिस्फाई करना, सबके लिए मंत्री पद, राज्य मंत्री पद, ये बैलेंस दरअसल एक बहुत बड़ी खिचड़ी बन जाएगा यहां पर एनडीए के लिए। देखिए, जब भी गठबंधन की सरकार बनती है तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है नेहा। समय समय पर जो छोटे दल होते हैं उनको ये मालूम होता है कि गठबंधन की सरकार है और जो मेन प्रमुख दल है उसके पास अगर बहुमत नहीं है तो इसी तरीके से जो है छोटे छोटे दल जो है वो बार्गेन करते हैं और बड़े कैबिनेट भी लेते हैं और साथ ही साथ बड़े बड़े विभागों की मांग भी करते हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी किस तरीके से जो है अपने सहयोगी दलों को साधती है और ये इस बात में मनाने के लिए तैयार होती है कि उनको कम से कम कैबिनेट की बर्थ दी जाए और साथ ही साथ जो है वो स्पीकर को लेकर भारतीय जनता पार्टी, जहां तक मेरी जानकारी है, कैबिनेट का स्पीकर का पद जो है वो टीडीपी या किसी अन्य सहयोगी दल को देने के लिए तैयार नहीं है। उनका मानना है कि स्पीकर का पद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास रहना चाहिए। अब देखना यह है कि वो अपनी सहयोगी दल टीडीपी को कैसे बनाती है, क्योंकि टीडीपी की तरफ से हमारे को जो जानकारी मिली है वो ये जानकारी है कि वो स्पीकर का पद भी चाहते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ साथ जो है जीतन राम मांझी, एकनाथ शिंदे, इन सबकी मांगों को भी ध्यान में रखना होगा। जेडीयू और टीडीपी तो है ही, इसके अलावा लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद अब सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। एनडीए के सहयोगी दलों की आज दिल्ली में बैठक हो रही है। उधर विपक्षी दल भी शाम 6 बजे बैठक कर रहे हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन की आगे की रणनीति तय होगी। एनडीए को लगातार तीसरी बार बहुमत मिला है, लेकिन नतीजों के बाद यूपी में बीजेपी की शिकस्त को लेकर सियासत तेज है। अखिलेश की समाजवादी पार्टी यूपी में 36 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। वहीं कांग्रेस ने कमबैक किया है। बीजेपी को महज 33 सीटें आई हैं और बीजेपी के कई दिग्गजों की हार हुई है। इसे लेकर अब पार्टी नेता बीजेपी में भीतरघात के आरोप लगाने लगे हैं। फतेहपुर से हार का सामना करने वाली केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि भीतरघात की वजह से उनकी हार हुई। उन्होंने ये भी कहा कि वैसे लोगों को चिन्हित कर संगठन से उनकी शिकायत करूंगी। उन्नाव से जीत हासिल करने वाली साक्षी महाराज भी यूपी में बीजेपी की हार का जिक्र करते हुए कई सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि मुझे 15 दिन पहले से लग रहा था कि कुछ गड़बड़ जरूर है, लेकिन जो हमारा जमीनी कार्यकर्ता था वो तन मन से लगा रहा है। उसका परिणाम यह है कि 4.5 लाख, 4.5 के लगभग वोट मिला है। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि फतेहपुर में जो काम हमने शुरुआत की थी उसमें कहीं ना कहीं विराम जरूर लगा है। जिन लोगों ने मोदी जी के इस मुहिम में रोड़े अटकाए हैं उनको जरूर चिन्हित करके ऊपर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में 36 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव आज कन्नौज पहुंचे जीत का सर्टिफिकेट लेने। अब से कुछ ही देर पहले वो पार्टी कार्यालय गए, वहां समर्थकों से मुलाकात की और बड़ी जीत के बाद समर्थकों में गर्मजोशी है। अखिलेश का वेलकम वहां पर किया गया, समर्थकों द्वारा फूल बरसाकर उनके काफिले का स्वागत किया गया। और कन्नौज में दरअसल अखिलेश की मौजूदगी जीत का सर्टिफिकेट लेने के लिए थी। अखिलेश यादव आज कन्नौज जा रहे हैं। कल जीत के बाद आप देखिए किस तरह से कार्यकर्ता उनसे मिलने यहां पहुंच रहे हैं। कन्नौज पहुंचे हैं अखिलेश यादव और उनके कार्यकर्ता उनसे हाथ मिलाने के लिए, उनके साथ एक सेल्फी लेने के लिए कहीं ना कहीं उनको यहां बधाई दे रहे हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं अखिलेश यादव की कि किस तरह से वो कन्नौज पहुंचे हैं। बड़ी जीत उनकी मानी जा रही है। 35+ सीटें, यानी कि अभी तक का सपा का सबसे बेहतर प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में ये कहा गया है। मुलायम सिंह के प्रदर्शन यानी कि 2004 के प्रदर्शन को भी पास किया है। और आप यहां से नजारा देखें अगर यहां से, तो जो हुजूम है
कार्यकर्ताओं का, उससे इर्द गिर्द कहीं ना कहीं यहां पर आपको अखिलेश यादव नजर आएंगे। इस तरफ से कैमरामैन गौरव से कहूंगा दिखाएं तस्वीरें, यहां से आपको बेहतर फ्रेम नजर आएगा क्योंकि फूलों की वर्षा हो रही है अखिलेश यादव के ऊपर। और अखिलेश यादव इस जीत के बाद कहीं ना कहीं हाथ मिलाते हुए, अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हुए, समाजवादी पार्टी का अभी तक का लोकसभा का सबसे बड़ा प्रदर्शन ये कहा जा रहा है और अखिलेश कन्नौज की ओर अग्रसर। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, कन्नौज आज तक। और मेरे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव इस वक्त कन्नौज में ही मौजूद है। समर्थ, आपने तो पूरा काफिला ट्रैक किया, बहुत समय बाद इस तरह की जीत समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में हासिल हुई है। जाहिर तौर पर जीत का सेहरा यहां पर अखिलेश यादव के सर पर बांधा जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जब जीत की बात होती है तो उन सीटों पर से ध्यान हट जाता है जहां पर समाजवादी पार्टी ने जीत की उम्मीद की थी लेकिन हार मिली। ये कौन सी वो सीटें हैं जिस पर मंथन की अब जरूरत होगी? बिल्कुल नेहा, कुछ सीट जरूर ऐसी हैं जिन पर मंथन की जरूरत है क्योंकि लगातार अखिलेश भी कह रहे थे कि हमें 79 to 80 सीट्स मिलेंगे, लेकिन ये पार्टी भी जानती है कि जो सीट्स वो लाए हैं वो अभी तक का उनका बेहतर नहीं, बेस्ट प्रदर्शन कहा जाएगा। 2004 जब मुलायम सिंह का दौर रहा 34 यानी कि 34 सीटें अभी तक का सपा का हाईएस्ट स्कोर था, लेकिन अब वो नंबर जो है वो 36 हो गया, जिससे कहीं ना कहीं पार्टी कार्यकर्ता खुशी से लबरेज हैं और अखिलेश यादव कहीं ना कहीं एक उस तरह की भूमिका में आ गए हैं जहां पर उन्होंने, जिसको लेकर राहुल गांधी भी स्पेशल थैंक्स यूपी को कह रहे हैं, प्रियंका गांधी यूपी को लेकर तारीफ कर रही हैं कि यूपी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है, क्योंकि केवल सपा की स्थिति नहीं सुधरी है। आप कांग्रेस की स्थिति अगर देखें तो कांग्रेस की स्थिति भी उत्तर प्रदेश में सुधर गई है, जिसको लेकर बीजेपी ये कहती थी कि कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। ऐसे में अखिलेश यादव का भी के लिए भी आज बड़ा दिन है। कन्नौज आए, उन्होंने जीत का सर्टिफिकेट डीएम से लिया, पार्टी कार्यालय में गए, उनका स्वागत हुआ, लोग उनसे मिले और एक पागलपन कार्यकर्ताओं में दिखा जैसा कि उनकी यूजुअली उनके मूवमेंट में दिखता है। और अब हम अखिलेश के पीछे ही हैं। अखिलेश अब वापस लखनऊ के लिए निकले हैं, जहां से वो फ्लाइट से जाएंगे दिल्ली और शाम को जो इंडिया गठबंधन की बैठक है उसमें वो शामिल होने वाले हैं। एक किंग मेकर की भूमिका यहाँ कहीं इसलिए जा रही है, हालांकि सरकार एनडीए की बनती दिख रही है, नंबर्स उनके पास हैं, लेकिन जिस तरह से जो बिहार में अगर आप नीतीश कुमार का देख लें, जिस तरह से जो चंद्रबाबू नायडू को लेकर तमाम चीजें चल रही हैं, वो आपको काफिला भी दिखा दूं एक बार। यहाँ से ये अखिलेश यादव का काफिला है। हम इस वक्त आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हैं और आप देखिए लगातार ये बीच बीच में रुकता है और फिर आगे चलता है। कार्यकर्ता अपनी गाड़ियों से उतरते हैं और फिर अखिलेश यादव को अपनी शक्ल दिखाने के लिए जाते हैं। तो तमाम ये तस्वीरें हैं और हम भी एक बार कोशिश करेंगे दिखाने की आपको बाहर से भी चलकर यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पर अखिलेश यादव रुके हुए हैं और लोग जो हैं उनसे मिलने किस तरह से आ रहे हैं। देखिए तमाम गाड़ियों का काफिला है। कैमरामैन गौरव आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और हम खुद भी कोशिश करेंगे कि थोड़ा करीब जाकर आपको एक फेयर शॉट यहाँ से दिखा पाए। तो आप आगे आइए हमारे साथ। कैमरामैन गौरव आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं कार्यकर्ताओं की भीड़ के बीच में। ये देख सकते हैं आप अखिलेश यादव को देखते हैं, लाइव तस्वीरें। अखिलेश यादव यहाँ मौजूद हैं और तस्वीर आप देख रहे हैं कि ठीक है, लौटेंगे आपके पास। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, देखिए उत्तर प्रदेश में एक तरफ खुशी की झलक दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी के भीतर, वहीं बीजेपी में आत्ममंथन का दौर शुरू हो गया है। साध्वी निरंजन ये कह रही हैं कि भीतर घात हुआ है, अब मैं नाम लूंगी। ये कौन से वो नाम है जिनकी ओर वो इशारा कर रही हैं, जिसकी वजह से वो हारी हैं, या फिर कह रही हैं कि अंदर ही अंदर पार्टी में किसी तरह का एक कॉन्स्पिरेसी हो रही है और यही वजह बनी है पार्टी की बड़ी हार की? देखिए, निश्चित तौर पर ऐसे तमाम उम्मीदवार जो हारे हैं या जो कई इसमें से जीते भी हैं, सभी इस बात पर ठीकरा फोड़ रहे हैं कि पार्टी के भीतर घात हुई है। बहुत सारे लोग आस्तीन के सांप हैं, गद्दार हैं, ऐसी बातें भी निकल करके आई हैं। और साक्षी महाराज ने तो बाकायदा ऑन रिकॉर्ड आज तक से कहा है कि वो जीत जरूर गए हैं लेकिन पार्टी के भीतर गद्दारी हुई है। मैंने कई नेताओं से बात की है, बीजेपी के जो उम्मीदवार रहे हैं, बीजेपी के सहयोगी दल हैं, उन लोगों का भी यही कहना है कि बीजेपी के भीतर घात हुई है। कौन लोग हैं, किन्होंने किया है, कई लोगों ने अपनी बाकायदा पूरी रिपोर्ट संगठन को भेजी है। एक सांसद जो कि इस बार जीते हैं, उन्होंने बहुत मोटा पुलिंदा भेजा है कि किन किन कार्यकर्ताओं ने और जिले के नेताओं ने गद्दारी की है, यानी कि खिलाफत की है।